ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिवेंचर करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमने वो वाला तो कर ही लिया था, अकाउंटिंग शेयर कैपिटल, और रात को उसकी क्लास होगी, ठीक है। ओके, इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। डिवेंचर जो होता है एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे टाटा लिमिटेड ने बोला, आप हमें 1000 रुपीज दो, हम आपसे 1000 रुपीज 3 साल के लिए ले रहे हैं, हम आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अभी जो 10% पर एनम है, ये इसकी क्लास है, ठीक है। ये जो है ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये जो है इसका मेच्योरिटी पीरियड है 3 साल बाद, ठीक है। अब होता क्या है, पहले साल टाटा ने दिया होगा 100 रुपीज, दूसरे साल दिया होगा टाटा ने 100 रुपीज, तीसरे साल दिया होगा 1100। ये 1100 बिल्डअप कैसे हुआ? 100 रुपीज इंटरेस्ट का, और जो आपका 1000 रुपीज जो है प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर ये डन हो गया, ठीक है। तो डिबेंचर एक रिटर्न सर्टिफिकेट होता है। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ बोरोइंग मनी बाय द कंपनी, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है, ये होता है, ये जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे कंपनी का फायदा हो या नुकसान हो, ये मैटर नहीं करता, कंपनी को ये पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि ये 7% डिवेंचर है, तो 7% डिवेंचर इसकी क्लास है। अगर मैं बोल रहा हूँ 8% डिवेंचर, तो 8% डिवेंचर इसकी क्लास है। अगर मैं कह रहा हूँ 10% डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर इसकी क्लास है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये उनका इंटरेस्ट रेट इंडिकेट कर रहा है पर annum, ठीक है। डिबेंचर जो होता है, अगर कुछ ना गिवन हो, तो डिबेंचर जो होता है एक नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। अगर कुछ मेंशन ना हो, तो डिबेंचर जो होता है और नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ठीक है। डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट, डिबेंचर पे कोई डिविडेंड नहीं मिलता। डिबेंचर का जो रिवॉर्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और जो इसके होल्डर्स होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। जो इसके होल्डर्स होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। जो इसके होल्डर्स होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। आप ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में सबसे पहला आता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को दो में डिवाइड कर रखा है। एक होता है सिक्योर डिबेंचर, जिसके अगेंस्ट पे कोई एसेट होता है। एक होता है सिक्योर डिबेंचर जिसके अगेंस्ट पे कोई एसेट होता है। मान लो कंपनी ने 1000 के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट पे कंपनी कोई एसेट रखती है, तो सिक्योर डिबेंचर हो गया, ठीक है। और अनसिक्योर डिबेंचर जिसके अगेंस्ट पे कोई एसेट नहीं रखा होता। अब ध्यान से सुनना, ये जो सिक्योर डिबेंचर है उसके अंदर भी दो आते हैं, एक फिक्स्ड चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है कि अगर मान लो कि मैंने डिवेंचर इशू किया है, मेरा ट्यूशन है, ट्यूशन बाय राहुल जायसवाल प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने मान लो डिवेंचर इशू किया है, मैंने बोला कि अगर मैंने आपका पैसा वापस नहीं किया, तो आप मेरा टीवी ले लेना। तो मैंने एक फिक्स्ड एसेट्स बता दिया कि अगर मैंने आपका पैसा वापस नहीं किया तो आप मेरा टीवी ले जाना, ठीक है। तो वो फिक्स्ड चार्ज हो गया। और फ्लोटिंग चार्ज में क्या है, उसके इक्विवेलेंट आप जो भी मन करे वो ले जाना, ठीक है। तो एक फिक्स चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो सिक्योर डिबेंचर के दो टाइप होते हैं, एक फिक्स चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज का मतलब है वो जो फर्म है वो बता दे रही है कि अगर मैंने आपका पैसा नहीं लौटाया तो आप मेरा कौन सा एसेट ले जाएंगे, तो फिक्स चार्ज हो गया। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कि कुछ भी ले जा सकता है, ठीक है। और अनसिक्योर डिबेंचर के अगेंस्ट कोई एसेट नहीं होता सिक्योर्ड, ओके। ये हो गया पहला। अब आता है दूसरा, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब मिलेगा, ठीक है। तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के होते हैं, एक रिडीमेबल होता है
और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है जिसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है। रिडीमेबल डिबेंचर जिसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको 5 साल बाद पैसा लौटा दूंगा, तो रिडीमेबल डिबेंचर हो गया। और इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है जो लाइफ टाइम तक रहती है कंपनी की, और जब तक कंपनी वॉन्ड अप नहीं होता तब तक वो पैसा वापस नहीं मिलता, वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलता। ठीक है, मतलब हर साल इंटरेस्ट तो जाएगा लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलता। उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड आता है आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर को बियरर डिबेंचर भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है अगर मान लो कि मैंने अनुराग को डिबेंचर दे रखा है और अनुराग का नाम कंपनी ने लिख रखा है, तो अनुराग को ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, और अनुराग को अगर उस डिबेंचर को बेचना है या किसी और को पैसे रिसीव करवाने हैं या अनुराग की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो एक अंडरटेकिंग साइन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर डीड। और ट्रांसफर डीड के बाद ही वो जो डिबेंचर है वो किसी और को पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर आर द डिबेंचर दैट आर रजिस्टर्ड ऑन द कंपनीज रिकॉर्ड in the name of the holder. Principal and interest of such debenture is payable to the registered debenture holder. The transfer of debenture in this case required execution of transfer deed. ठीक है, जब तक ट्रांसफर डीड नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। उसके बाद आता है बियरर डिबेंचर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। तो बियरर डिबेंचर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब ये है कि जिसके हाथ में वो डिबेंचर है वो उसका ओनर है। जिसके हाथ में वो डिबेंचर है वो उसका ओनर है। जिसके हाथ में वो डिबेंचर है वही उसका ओनर है। ठीक है, जिसके हाथ में डिबेंचर है वो उसका ओनर है। ठीक है, जिसे नहीं समझ आया वो अनम्यूट करके पूछ सकता है अभी तक जो भी पढ़ाया। सर रजिस्टर्ड डिबेंचर एक बार समझा दीजिए। रजिस्टर्ड डिबेंचर में ना कंपनी जो है वो एक अकाउंट बिल्डअप करके रखती है और जिसके नाम पे वो डिबेंचर होता है उसी को वो पैसा मिलता है। ठीक है, और अगर मान लो उस डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर को बेचना है तो देन फिर उसे एक ट्रांसफर डीड पे साइन करना पड़ता है, और जिसको उसने बेचा है फिर वो ट्रांसफर डीड लेकर आता है कंपनी के पास और तब जाकर कंपनी उसे पैसा देती है। ठीक है, आ गया, समझ आ गया? समझ गए ना? अब आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब होता है वो डिबेंचर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सके उसे कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, अब वो कन्वर्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पार्शली कन्वर्टेबल या फिर फुली कन्वर्टेबल। ठीक है, जैसे कि मान लो 1000 था, अगर बस 500 ही कन्वर्ट हुए इक्विटी में तो वो पार्शली कन्वर्टेबल कहलाएगा, और अगर 1000 के 1000 इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो फुली कन्वर्टेबल कहलाएगा। ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो जब भी कोई डिवेंचर इशू होता है तो उसके इक्विवेलेंट एक ट्रस्टी असाइन होता है, और वो ट्रस्टी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि जो डिवेंचर का पैसा है, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमने जो रजिस्टर किया था कि हम इस पर्पस के लिए वो पैसा ले रहे हैं, उस पर्पस के लिए वो पैसा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब भी कोई डिवेंचर इशू होता है तो उसके साथ एक ट्रस्टी असाइन होता है। ठीक है, और वो जो ट्रस्टी है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि जो फंडिंग हुई है, ठीक है, वो उस पर्पस के लिए यूज हो रही है या पब्लिक का पैसा किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ओके, डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो ₹100 होती है। डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू होती है ₹100 होती है। ठीक है, 100 से कम का डिबेंचर नहीं इशू हो सकता। ठीक है, अब डिबेंचर तीन तरीके से इशू हो सकते हैं, या तो पार पे होगा,
अगर आप 100 रुपए का उधार 100 रुपए का ही बेच रहे हो तो आप उसे पार कहोगे। अगर आप 100 रुपए का उधार 110 रुपए का बेच रहे हो तो आप उसे प्रीमियम कहोगे। और अगर आप कह रहे हो कि मैं 100 रुपए का ही उधार ले रहा हूँ लेकिन आप ले 90 रुपए रहे हो तो उसे आप कहोगे डिस्काउंट। ठीक है, तो डिबेंचर जो है वो 3 तरीके से इश्यू हो सकता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना मैंडेटरी है। ठीक है, उसी साल के अंदर इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना मैंडेटरी है उसी साल के अंदर। ठीक है, अब मान लो कि ये जो 100 रुपीज है, पार का केस बता रहा हूँ। ठीक है, ₹100 जो है, मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर 100 का ही बिक रहा है, मतलब लोन अमाउंट जो 100 का है वो 100 का ही बिक रहा है। ठीक है, अभी जो पैसे हैं वो 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो लमसम एक साथ पैसा मंगवा लिया, या फिर इंस्टॉलमेंट्स, या फिर पैसों की जगह अदर देन कैश हो गया। ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है अगर नॉर्मली देखा जाए। ठीक है, अब बात करते हैं लमसम की। लमसम की अगर मैं बात करूं तो मान लो एक ही डिबेंचर है। ठीक है, और एक डिबेंचर का दाम 100 रुपए है। तो जब डिबेंचर होल्डर ने उसे सब्सक्राइब किया होगा तो डिबेंचर का पैसा आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा क्योंकि फर्म के पास एक एसेट आ रहा है जिसका नाम है कैश। ठीक है, और फर्म का वो अपना पैसा नहीं है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब भी लमसम में होता है तो ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है उस लाइबिलिटी को हम कन्वर्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं ये जो डिबेंचर का क्लास है वो 10% डिबेंचर है, तो अब जो एंट्री हो जाएगी सेकंड वाली वो ये हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। समझ गए? ओके। वहीं अगर मान लो कि आपका अंडर सब्सक्राइब हुआ होता, अब इस केस में मान लेते हैं लमसम ही है लेकिन अंडर सब्सक्राइब हुआ है। मान लो आपने 3 डिबेंचर इशू किए, बस 2 ही सब्सक्राइब हुए। यहाँ पर कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं होती कि इतना तो मिनिमम आना ही चाहिए। ठीक है, जितना आएगा उतना ले सकती है कंपनी। ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 2 into 100 आएगा, और 2 into 100 फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2 into 100 2 into 100 2 into 100 2 into 100 इसलिए हुआ क्योंकि जो फर्म है उसे जो पैसा रिसीव हुआ है वो 2 डिवेंचर पे रिसीव हुआ है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये तो समझ गए, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर इंस्टॉलमेंट पे होता है तो ये एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू -% डिवेंचर, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट टू बैंक, डिवेंचर अलॉटमेंट टू -% डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, उसके बाद फिर डिवेंचर कॉल टू -% और लास्ट कॉल के साथ किया। पहली एंट्री तो सबको आती होगी कि 20,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 9% डिवेंचर उसकी क्लास है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। अब आप बताएं कि एंट्री क्या होगी, तो आपने एक साथ पैसा मंगवाया है, एक साथ पैसा मंगवाया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिस्ट्रिक्टेड बाय सेक्शन 52
subsection 2 of the Companies Act 2013 is it prescribes that कि जो कंपनी है वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ यूज कर सकती है, ठीक है, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, to writing for writing of expenses or commission paid or discount allowed on debenture of the company, for providing premium payable on the redemption of redeemable preference share or debentures of the company, for issuing fully paid bonus share, for purchase of own shares or securities of the company. जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ दिखाया जाता है, तो शेयर होल्डर्स फंड में, मतलब इक्विटी साइड में, शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। अब मान लो लमसम के केस में हम देख लेते हैं प्रीमियम। 100 रुपए का लोन था, 120 रुपए का बेचा, ठीक है, 120 रुपए का बेचा तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 120, ठीक है। उसके बाद एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120, ठीक है। जो लोन का अमाउंट है वो 100 है और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 20 है, ठीक है। यहाँ ये सब तो कर रखा है सबने, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सीयूटी में जो एग्जाम में आया है वो डिस्काउंट वाला है प्लस अदर देन कैश आया है, ठीक है। हाँ वेंडर वाला, ठीक है, वेंडर वाला मेजॉरिटी केस में आया, ठीक है। अब चलो अब डिस्काउंट देख लेते हैं। अब 100 रुपए का उधार आपने बेचा 90 रुपए का, ठीक है। अब 90 रुपए का बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 आएगा, 90 आएगा, ठीक है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू -% डिबेंचर अकाउंट 100, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट कर पूछ लो। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, इसे राइट ऑफ करना मैंडेटरी है, ठीक है। राइट ऑफ के लिए सिनारियो क्या है, अगर मान लो आपके एसपी अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में 2 लाख रुपए पड़े, ठीक है, और आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट आया है वो 2,50,000 आया है, ठीक है, तो आप 2 लाख रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करवाओगे और जो बचा हुआ 50,000 है वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करवाओगे, ठीक है। ये समझ गए? एक बार और बताऊं या आ गया? अगर मान लो कि आपके एसपी अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए पड़े, आपने जो डिस्काउंट दिया वो 50,000 का दिया, ठीक है, तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब जब वो राइट ऑफ, उसे नील बनाने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। तो यहाँ तो 2 लाख पड़ा है और तुम्हें राइट ऑफ जो करवाना है वो 50,000 करवाना है, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000, ठीक है। वहीं अगर ये अमाउंट होता 2,50,000, तब जो 50,000 जो एक्सेस आ रहे थे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाता, तो एंट्री हो जाती सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा, 1 मिनट स्टूडेंट, लाइट चली गई। ओके, तब जो आपका आपने 2 लाख का जो है वो एसपी पड़ा है आपके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम आपने जो डिस्काउंट दिया वो 2,50,000 का दिया, तो 2 लाख तो आप यहाँ से यूटिलाइज करवा लोगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, और जो 50,000 है उसके लिए आपका खुलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो आपकी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 1 लाख, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 2 लाख, ठीक है। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2,50,000। डिस्काउंट क्रेडिट होगा ना? हाँ, डिस्काउंट क्रेडिट होगा क्योंकि वहां पर तो डेबिट हुआ था, ठीक है। चलो अब अदर देन कैश पे आ जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के बहुत कम चांसेस है। तो शेयर को क्या कहते हैं, इशू कर देते हैं। हाँ मतलब, लेकिन ये तो डिवेंचर वाला केस है, तो डिवेंचर के डोमेन में देखना होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पार का केस आ जाए तो आपको ना सीधा सीधा अमाउंट लिख देना अदर देन कैश में। अगर मान लो आपने 5 लाख की मशीन्स बेची, ठीक है, तो सीधा एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट। जितना भी अमाउंट है वो लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम है या फिर आपका डिस्काउंट है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि 5 लाख का है, ठीक है, तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, जितने का डिवेंचर का रेट है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट का केस हो गया, और ये मान लो ये हो गया प्रीमियम का केस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सा? वो सिलेबस से कटा हुआ है। अच्छा, ये सीयूईटी तो अपना ही वो कर रहे हैं। वो भी सिलेबस में से कटा हुआ था जब मैं पढ़ रहा था। बोले तो ना नहीं है ना, बहुत सही है। बड़ा नहीं है, साथ में आएगा, बड़ा नहीं है। अच्छा, इसमें तो हो गया मुझे। तो सबसे पहले के 1 साल में से पानी ले जाए, साल से मिले हुआ था 5 साल में। ये वाला करो जरा, देखते हैं किसका कितना आता है। A company issued 1,009% debenture of 100 each at a premium of 5%. ओके, रिडीमेबल वाला भी बताया नहीं ना मैंने। देखो देखो, अब इसके ना 6 केसेस होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर 100 रुपए का लोन 100 रुपए का बिक रहा है और वापस भी 100 रुपए ही मिलेंगे, तो ये कहलाएगा इशू एट पार एंड रिडीम एट पार, ठीक है। इशूड एट पार और रिडीम एट पार, ठीक है। अगर 100 रुपए का लोन जो है वो 110 का बिका है, तो इशूड एट प्रीमियम, और जो वापस किया है वो 100 किया है, रिडीम एट पार, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि 100 रुपए का 90 रुपए का बेचा, तो इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन जो वापस कर रहे हैं वो 100 कर रहे हैं, रिडीम एट पार। डेबिट पे लॉस हो जाता है ना। हाँ, बस वही सब होगा। वही अगर मान लो 100 रुपए का है, 100 रुपए का ही बेचा और 110 रुपए वापस कर रहे हैं, तो रिडीम एट प्रीमियम हो जाएगा। तो जब वापस वाला अमाउंट एक्स्ट्रा जा रहा होता है तो उसे रिडीम एट प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो रिडीम एट प्रीमियम जो अमाउंट निकलता है ना, जैसे मान लो 100 रुपए और बोला 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम तो 10 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब ये ना 2 जगह जाते हैं ये 10 रुपए। एक आता है आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपके लिए एक्सपेंस होता है, ये लिख लेना एक जगह। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपके लिए एक्सपेंस होता है। ये लाइट जल जाएगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपके लिए एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। और रिडम्पशन ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये आपके लिए लाइबिलिटी होता है, ठीक है। एक जगह यहां पर ध्यान से लिख लेना। क्रेडिट होता है ना रिडक्शन। और ये जो होता है क्रेडिट होता है, और वो जो है वो डेबिट होता है।
ठीक है, ओके आप लोग ना चार्ट पे लिखना जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। ओके एक बार और बता दे रहा हूं, देख लो देख लो देख लो। अगर मान लो आपने 1 लाख के डिबेंचर, अगर आपको ना कोई चीज रुपी में गिवन है तो वो ये गिवन है कि टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना है। अगर आपको कोई चीज रुपी में गिवन है तो ये मत सोचना कि अगर कोई चीज डिस्काउंट में गिवन है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रुपी वाला अमाउंट है वो भी डिस्काउंट के साथ हो, ठीक है। सीधा ये टोटल लोन अमाउंट है, ठीक है, सीधा ये टोटल क्या है, लोन अमाउंट है। हाँ नहीं प्रीमियम ऐड कर नहीं होता, लेकिन डिस्काउंट वाले केस में क्या है, मतलब अगर हमें उसने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोला है तो अगर सपोज प्रीमियम है 10% का तो हम शेयर की अलग से निकाले, अलग से निकाले, ऐड करके फिर डिवाइड करें। हाँ फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये 1 लाख, हमेशा जो रुपी वाला होगा ना वो लोन अमाउंट होगा, जो टोटल लोन अमाउंट है। तो अगर आपने डिस्काउंट भी दिया है वो मैटर नहीं करता, ये टोटल लोन अमाउंट है। अब ये समझाया इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर रिडीम एट प्रीमियम होगा तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है, रिडीम एट प्रीमियम होगा तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो अब अगर बताओ कि रिडीम एट 20% प्रीमियम है तो कितना आएगा अमाउंट, 20,000, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में कितना जाएगा, 20,000, और आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में भी कितना जाएगा, 20,000। और राइट ऑफ और इसके साथ भी जो राइट ऑफ वाला लोचा है वो एसपी वाला ही है, ठीक है, कि अगर पैसा पड़ा है एसपी में तो एसपी से निपटाओ, और अगर एफसी में नहीं पड़ा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ तो अब हम क्वेश्चन ही कर, नहीं कैपिटल रिजर्व वाला कट गया है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करो जरा, ये देखो। A company issues 1,009% का डिवेंचर ऑफ ₹100 at a premium of 5 to 1,000 the amount of, तो ये देखो ना 1,000 into 100 कितना होता है, 1,000 into 100 1 लाख होता है। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो आंसर जो है 10,000 हो जाएगा। जहां ज्यादा लोचा देखना ही नहीं है, प्रीमियम पे थोड़ी मिलता है, ठीक है। ये क्या है, 100 रुपए का एक डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर तो प्रीमियम ऑन वो होता है ना, प्रीमियम ऑन इश्यू डिवेंचर तो ये तो रहा, ये देखो ना, ऊपर है वो इश्यूड एट प्रीमियम 5%। नहीं नहीं 5% पे तो इशू हुआ है। हाँ वही तो लॉस होता है। नहीं नहीं नहीं, इशू वाला लॉस नहीं होता, रिडीम वाला लॉस होता है। इशू वाले में तो तुम्हारा फायदा हो रहा है ना, तुम ले रहे हो, बोल रहे हो कि मैं 100 रुपए का उधार ले रहा हूँ लेकिन बेच 105 रुपए का रहा हूं, तो इसमें तो तुम्हारा फायदा है, ठीक है। कौन सा माना जाएगा, ये जो 10% रिडीम वाला, अगर 5% का अगर उस शर्त ऐड करोगे तो 1,500 वो हेवी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबको आ गया, ध्रुव आ गया तुम्हें, यस सर। ओके। ध्रुव, कृति, प्रणव, रीत, ऋतिका, साहिल, सेमिया, श्रेष्ठ, सोहम, सबको आ गया ना। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ऑनलाइन ही रहना, ठीक है। अब चलो ये वाला बताना, अब यहां पर है 10,000, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1,000 की जगह 10,000 है, 10,000 ही हो गया, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख। 1 लाख, हाँ 1 लाख का सीधा समझ गए, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो सीधा आंसर निकालना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 8% होता तब क्या होता, 8,000, 80,000, 10,000 है ना, 10,000 इंटू 100 करेगा, 10,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100। नहीं नहीं मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया ना, और उससे उससे 10,000, 10 लाख हो। हाँ 10 लाख, अब 10 लाख का 8%, ठीक है। समझ गए समझ गए। और यहाँ पर अगर वो लिखा होता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर तब भी सेम अमाउंट आता, हाँ ठीक है, तब भी सेम अमाउंट आता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक जना बताना थोड़ा दिमाग लगाकर, इसकी जगह डिस्काउंट लिखा है, अब बताओ लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर में कितना जाएगा, और चलेगा नहीं, गेन ऑन इशू गेन होगा, गेन क्रेडिट 10,000। फर्स्ट गेन ऐसे तो फिर
मान लो यही क्वेश्चन है 1000 वाला, ठीक है। अब 1000 वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा कि तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में ना दो चीजें ऐड होती है, एक तो प्रीमियम प्रीमियम वाला रिडीमेबल वाला, और दूसरा डिस्काउंट वाला, हाँ। ठीक है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला जो है वो 10,000 आ रहा था इस केस में, और 5,000 जो है वो तेरा क्या हो जाएगा, 15,000. 3,000 आएगा टोटल, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन इक्वल टू 5 मार्क्स है, बता दो जरा। किसी को दिक्कत है? मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा। सर इसमें प्रीमियम और 5% जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हमें उसको इग्नोर करना है. हाँ, क्योंकि तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो हमारा उसी से आ सकता है, रिडीमेबल एट प्रीमियम वाले से, ठीक है। तो उस प्रीमियम वाले को इग्नोर करना है जो ऊपर गिवन है। समझ गए? समझ गए? क्योंकि इश्यू वाला Okay, तो sir. हमारा फाइंड होता है। आ गया ना समझ? तो सर सीधा सीधा जो 1000 इंटू वो करके उसका 10% निकालना है बस। निकाल दिया, हाँ हाँ। और अगर मान लो कि कोई जना बताओ मुझे, अगर मान लो यहां पर इसकी जगह, ये देखो, अगर इसकी जगह गिवन होता ₹8 लाख, तब क्या आता बताओ? तो 8 लाख बाय 100 करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। सीधा 80,000 आता ना। अरे रुपी में मैंने क्या कहा, जब भी रुपी में गिवन होगा तो टोटल लोन अमाउंट गिवन है, ठीक है। ये सारे पॉइंटर्स लिख लेना तो अपनी आंखें वैसी ही चलेंगी। लेकिन नीचे तो 8% 64,000 नहीं नहीं, मैंने बोला यही है, यही क्वेश्चन है, बस 1000 की जगह जो है ₹8 लाख दे। 8 अगर 8 तो ठीक ठाक है। तुम फोन चला रहे हो ना? अरे ठीक है मुझे 8%। Excuse me, sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर टोटल लोन अमाउंट वाला रिपीट कर दो हाँ, पॉइंट. मैं फिर से बता देता हूँ। चलो एक जगह ना स्टेप्स लिख लेना कि क्या क्या गिवन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर ना बस एक ही चीज हो सकती है, या तो यहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन होगा, या फिर यहां पर गिवन होगा टोटल अमाउंट ऑफ लोन। अगर आपको टोटल अमाउंट ऑफ लोन गिवन है तो देन क्या करना है, आपको उस टोटल अमाउंट ऑफ लोन का 10% निकाल देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है तो सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स है मल्टीप्लाई बाय जितने का डिबेंचर है, मतलब जितने का डिबेंचर का मतलब है जितने का लोन अमाउंट है। तो यहां पर 100 का लोन अमाउंट है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? समझ गए? यस सर. ओके। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बता दो, और कुछ भी बिल्डअप होकर। और अगर मान लो यहां पर प्रीमियम की जगह डिस्काउंट लिखा होता तो ये वाले परसेंटेज का जो भी अमाउंट आ रहा है और ये वाले परसेंटेज का जो भी दो अमाउंट आ रहा है, उन दोनों को ऐड कर जो आंसर आता वो तुम्हारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर निकाल। ओके, ये वाला जरा देखो। TL Limited purchase asset of the book value of 99,000 from another firm. Purchase consideration was to be paid by issuing 11% debenture of 100 each at a discount of, तो 99,000 divided by 90 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स पता चल जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है तुम्हारा आ जाएगा। कितना आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स? 1100 11,000. 1100। 90 से डिवाइड अरे 99,000 है अपॉन 90। 10% कौन तो है। अबे 10% का थोड़ी होता है, जो टोटल अमाउंट है वो अपॉन जितने का एक डिवेंचर पड़ा, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना, टोटल अमाउंट अपॉन अब इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी हो सकता है और एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट वाला। ठीक है क्या
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बता दो, ठीक है। 1100 कैसे आया, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना हो, सीधा आंखें उधर ही जाएं और फिर सीधा आंसर निकले, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन। तुम दोनों को फोन की क्यों आदत हो गई? किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछ लो पूछ लो। नहीं, अभी तो डिबेंचर वाले ही देख रहे हैं ना। एक मिनट में पीडीएफ बना दूंगा। क्या चीज, क्या चीज? सीपीजी, सीजीपीए सुना है मैंने, सीपीजी नहीं पता किस चीज का है। अपलोड हो रहा है, बस ढूंढ रहे हैं। पीडीएफ अपलोड हो रही है, बाकी ये तो अलग है। सर अकाउंट्स में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे या प्रैक्टिकल? देखो, पार्ट 1 और पार्ट 3 से मोस्टली जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बाकी पार्ट 3 से थ्योरेटिकल ज्यादा बिल्डअप होंगे, और पार्ट 1 से पार्ट 2 वाले से प्रैक्टिकल ज्यादा है मेजॉरिटी। ऑलमोस्ट टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे?
टोटल आएंगे 50 क्वेश्चन, उसमें से आपको 40 गए। तीनों बुक्स को मिला के। हाँ हाँ, और 60 मिनट्स मिलेंगे। ओके। फिर तो ये हमारे अलग अलग टेस्ट होंगे, डोमेन के अलग, जनरल के अलग, ऐसा हो क्या? देखो अगर जनरल टेस्ट भरा है तो वो अलग होता है, बाकी जो डोमेन वाले हैं वो एक साथ ही निपटा देते हैं। जैसे मैंने जैसे सारे भरे हैं डोमेन में जो स्कूल में थे, तो फिर एक ही दिन में हो फिर जाएंगे। तुम्हारा ऐसे होगा कि 2 पेपर एक दिन हो गए और बाकी 3 पेपर एक साथ। 3 तो होंगे ही मिनिमम, बाकी जिनका बस जनरल टेस्ट है तो उनका एक डेट असाइन कर देते हैं। बाकी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना सब? अच्छा जी सर। सर आप अभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करवाओगे? नहीं नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा रिडम्पशन। अभी तो ये डिबेंचर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं मनी करवाऊंगा एनसीईआरटी से 4 बजे। चलो, डिबेंचर इज आर द पार्ट ऑफ डैश बोरविंग फ्रॉम बैंक, शेयर होल्डर्स फंड, बोरविंग फंड, बोरविंग, बोरविंग फंड। ठीक है। हाँ, सब अनम्यूट कर कर बता सकते हो, अगर तुम्हारे आसपास कोई आवाज नहीं आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगर बस डिबेंचर ही लिखा होता है तो हमने बोला था बैलेंस शीट के वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता है, ठीक है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स आर डैश लेंडर्स ऑफ द कंपनी। लेंडर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्रीडिटरमाइंड रेट एट वेरिएबल रेट at a rate based on the net profit of the company at a rate as determined by the company from time to time. determine नहीं, प्री डिटरमाइंड रेट नहीं, वो वेरी करता रहता है। नहीं सही है, टाइम टू टाइम। सही है, ठीक है, वो बॉन्ड वेरी करता है, ठीक है। अरे हाँ, एक और चीज याद रखना, बॉन्ड में ना ये क्लास नहीं गिवन होती और डिबेंचर में क्लास गिवन होती है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। At the time of issue of debenture, if amount is received in parts, debenture account is dashed. फिफ्थ का ए है, क्रेडिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू। अगर मान लो 10 रुपए का है, 2 रुपए का उधार आ गया, 2 रुपए का उधार आ गया तो मेरी लाइबिलिटी 2 रुपए से बढ़ गई। सेम क्यों हुआ? में भी तो ये लिखा है। ये लिखा है क्रेडिटेड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, और इसमें लिखा है क्रेडिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू, मतलब जो उन्होंने मंगवाया है, एज अ इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने मंगवाया है, ठीक है। When debenture are issued at a discount, the discount is written off In the year. in the year when debentures are allotted. Interest on fully paid up debenture is paid on nominal value, ठीक है। Debenture issued as collateral security are recorded in the books, are not recorded in the books, may or may not be recorded in the books. May और may not, क्योंकि इसके दो होते हैं, एक जर्नल एंट्री पास्ड और एक जर्नल एंट्री नॉट पास्ड। चलो अब 9th वाले पे आते हैं। तो नॉट रिकॉर्डेड हुआ इसका। क्या इसका नॉट रिकॉर्डेड होगा क्योंकि उसमें जब बैलेंस शीट में डालता है तब उसमें राइट ऑफ हो जाता है पूरा वो दोनों साइड से। हाँ करो जो बाकी तो फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर दो एक बार। क्या चीज फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर दो। फिफ्थ वाला? यस सर। ओके,
कॉल्ड मतलब होता है जितना कंपनी ने मंगवाया। मान लो 10 रुपए का डिवेंचर था, 2 ये 3 रिकॉर्ड होता है। होता है ना। तो कंपनी ने अगर इतना मंगवा लिया तो कंपनी को इन टोटल लोन अमाउंट कितना करना है, 10 करना है। तो ये लाइबिलिटी साइड जो है वो 10 जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी लाइबिलिटी साइड बस कितना गया है, 2 रुपए गए। और लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। और इसमें लिखा है क्रेडिटेड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। तो ये तो नॉमिनल वैल्यू इतना है, लेकिन अभी तक इतना आया थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है सारे डिवेंचर होल्डर्स पैसा दे दें। समझ गए? यस सर। इसका आंसर तो यही है, सी वाला। सर एक का नॉट रिकॉर्डेड होगा ना? वेबसाइट में और वेबसाइट नहीं नहीं, रिकॉर्डेड होगा, मे और मे नॉट भी रिकॉर्डेड, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये होता है, रिकॉर्ड होता भी और नहीं भी होता है इस टाइम पे। सर बट उसका इफेक्ट तो नलिफाई हो जाता है कि जब हम ऐसे ऐसे तो डिस्काउंट को भी तुम एट द ईयर एंड राइट ऑफ ही करते हो ना। तो अगर जनरल एंट्री पास हो रही है तो देन फिर ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हुआ ही है ना। तो आपके पास दो चीजें होती है, या तो आप रिकॉर्ड कर लो या फिर आप बस नोट्स टू अकाउंट में दिखा दो। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके सर। ओके ओके, अब 9th पे आते हैं। Excess value of net assets over purchase consideration at the time of purchase of business is credited to. Net assets ज्यादा है और liability साइड कम है तो कैपिटल रिजर्व हो जाता है, ठीक है। जब तुम्हारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा होता है और क्रेडिट साइड कम आ रहा होता है तो वो जो गैप होता है वो कैपिटल रिजर्व फिल करता है, ठीक है। वही अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है तो उसका जो होता है वो गुडविल होता है, ठीक है। तो ये एक जगह अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप 10th का आंसर बताओ जरा। क्या होगा इसका? 3,20,000। 10th का है आपका, हाँ 10th का बी आंसर है, बी। है। नहीं बी, ये तो वही लिखता है। देखते हैं जरा। बुक में बी गिवन है, एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड 4 लाख का, ठीक है। एंड द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू 10% का डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। हाँ तो अच्छा ठीक है, 10% डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके ठीक है, 10%। आप पहले 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 करो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 कितना होगा? 50,000 होगा शायद। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो कितना होगा? 5,000 होगा शायद। 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो 5,000 आएगा और 5,000 इंटू 100 करोगे तो आपका 5 लाख आएगा। तो आंसर जो है 5 लाख है। किसे नहीं समझ आया कि 5 लाख आंसर कैसे आया वो बताओ जरा। यार एक बार दोबारा बता दो। देखो, आपका जो परचेज कंसिडरेशन था वो 4 लाख था, मतलब एक्स लिमिटेड लाइबल है कि वो 4 लाख रुपए देगी उसे, ठीक है, वाई लिमिटेड को, ठीक है। अब जो उसने डिवेंचर दिया वो उसने 100 रुपए का डिवेंचर उसे 80 रुपए का दे दिया। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो इसको कितने डिवेंचर मिल गए? 5,000 डिवेंचर मिल गए। और 5,000 डिवेंचर की वैल्यूएशन कितनी है? 5 लाख। तो उसका जो लोन अमाउंट जाएगा वो तो 5 लाख जाएगा ना, 4 लाख थोड़ी जाएगा, क्योंकि 1 लाख का तो उसे फायदा मिल गया। समझे समझे? आ गया आ गया? Yes. किसी को नहीं आया दोबारा बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो आ गया। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, 11th पे। Which of the following cannot be used for writing of discount on or loss on issue of debenture? सिक्योरिटी प्रीमियम तो इशू होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी होता है, कैपिटल रिजर्व कुछ कुछ केसेस में होता है, ये नहीं हो सकता बस, ठीक है, बी होगा।
अब 12th बताओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। नहीं, कैपिटल रिजर्व भी यूज हो सकता है ना। चलो कैपिटल रिजर्व तो बोल देने क्यों यूज करेंगे। नहीं नहीं, कुछ कुछ हद में हो सकता है, कुछ कुछ हद में। लास्ट ईयर में मुझे लगता था कि मतलब वो पहले होता था कि हाँ पहले होता था, लेकिन तो शायद ये पिछले साल का ही क्वेश्चन। ठीक है, अब 12th बताओ जरा, 12th का तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इशू 10th, हाँ ये निकाल कर दिखाओ जरा। कितना आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इशू 10,000, 9%, 6% का डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। सर आप ये पीडीएफ सेंड करोगे? 10 लाख। हाँ हाँ मैं कर दूंगा सेंड। ओके सर। ये कौन क्या लिख रहा है? डिसेबल कर दो। कोई नहीं, सीवीटी का प्रेशर है। लिख लिया, मैं हम पढ़ा लें? लिख लो लिख लो, जब तक मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से लिख लो। खुशी जरूरी है, जल्दी लिख लो लिख लो। कर लो पहले, फिर हम कर लेंगे। क्या लिखा है? बस कैसे गए? पीवीटी क्यों है? और डिसेबल कर दो ना। चलो अब बच्चे, हमने पीडीएफ भेज दी, ठीक है? अब कल कर लेना, ठीक है? कैसे होता वो है? डिसेबल एनोटेशन जो लिखा है उसको दबा दो। सॉरी, अब नहीं हो पाएगा। उसने बंद कर लिया। नहीं कर दिया, नहीं कर। यही बच्चे टॉप करते हैं। हैं? क्या नाम था? राहुल कर। राहुल गर्ग। ये तो फेक है। राहुल कर तुम लोग देख लो। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। सबको मिल गया ना पीडीएफ? आ गया पीडीएफ? आ गया पीडीएफ आ गया।
Yes. यस सर। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, 14th पे। 14 देखो जरा, HP Limited issued 5,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at 95% का डिस्काउंट। 95 हाँ 95 रुपीज, मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है। इट विल क्रेडिट 8% डिबेंचर अकाउंट बाय। 475 नहीं नहीं, सीधा 5 लाख का ही होगा 5 ना। लाख 5 लाख, अरे क्योंकि उधार तो 5 लाख ही मानूंगा ना मैं, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है, उधार में 5 लाख ही मानूंगा, ठीक है, मैं तो 5 लाख का ही बेचा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर? can be issued consultation with the other bank. सर आप मीटिंग लॉक कर दो। हाँ 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 वही कर। करिए जरा कैसे होता है। तो म्यूट कर दो, इसके नाम से के ऊपर क्लिक करके। Director of अब 16th वाला देखो जरा। और बताओ इसका आंसर क्या होगा? सी। सी है। 17th देख लो जरा, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। डिबेंचर में यही वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी जिन्हें इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी होगी वो 4 बजे ले सकता है। मनी का आधा पार्ट बाकी है, मनी एंड बैंकिंग का, वो करवाया जाएगा एनसीईआरटी से। बोरिंग होगा, फुली बोरिंग। चलो अब 4 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर।